अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मेहरान शौकत। और आज की इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है न्यू हिस्टोरिसिज्म। ये एक थेरी थी जो कि 20th सेंचुरी के मिड में आई, और ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन का अगला वेरिएंट है। क्योंकि इससे पहले 20th सेंचुरी से पहले जो थेरीज़ हमारे पास आ रही थी, उनके अकॉर्डिंगली हम डायरेक्टली टेक्स्ट को उसके बैकग्राउंड और उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ एनालाइज कर रहे थे। तो उसके बाद हमारे पास फॉर्मलिज्म आई, न्यू क्रिटिसिज्म आई, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन। इन सब थेरीज ने प्रॉपरली टेक्स्ट को एनालाइज किया। लोगोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में, तो उन्होंने प्रॉपरली टेक्स्ट को एनालाइज किया। अब ये न्यू हिस्टोरिसिज्म जो है ये प्रॉपरली फोकस करेगी हिस्ट्री और ऑथर पे। तो इस थेरी का जो पायनियर था, इनफैक्ट ये थेरी जब आई थी तो इसका नाम हिस्टोरिसिज्म था। तो जिस तरह स्ट्रक्चरलिज्म पहले आई और बाद में उसी का रिएक्शन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आया, तो यहाँ पर भी पहले हिस्टोरिसिज्म आई, फिर बाद में उसका एक नया वर्जन आया जिसको न्यू हिस्टोरिसिज्म कहते हैं। तो पहले वाले वर्जन को ओल्ड हिस्टोरिसिज्म कहा जाने लगा, तो उसके खिलाफ एक रिएक्शन आया। तो ये जो हिस्टोरिसिज्म आई थी, इसका जो पायनियर है वो स्टीफन ग्रीनब्लैट को कहा जाता है। और ये ऐसा इंसान था जिसने शेक्सपियर पर प्रॉपरली स्टडी की है, उस पर रिसर्च की है, और ये एक कल्चरल क्रिटिक भी है। अब उसके बाद ओल्ड हिस्टोरिसिज्म, मतलब हिस्टोरिसिज्म जब नई नई इंट्रोड्यूस हुई, तो स्टार्ट में क्या क्या चीज़ें इसने इंट्रोड्यूस करवाई। तो इसने कहा सबसे पहले हिस्ट्री सर्व्स फॉर द बैकग्राउंड ऑफ टेक्स्ट्स। जितने भी टेक्स्ट हमारे पास आते हैं, किसी भी ड्रामा, नॉवल, पोइट्री, किसी भी चीज़ का टेक्स्ट है, तो उसको पढ़ने के लिए पहले हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री ही रिफ्लेक्शन होती है उस टाइम की जो कि हमें इस टेक्स्ट के अंदर नज़र आ रहा होता है। तो हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सारे के सारे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ओल्ड हिस्टोरिसिज्म जो था, ये सिर्फ दो चीज़ों पर मेन फोकस था इसका, दो क्वेश्चंस पर। सबसे पहला कि व्हाट अकर्ड या व्हाट हैपेंड, इवेंट क्या हुआ था। और दूसरे नंबर पे व्हाट डज द इवेंट टेल अस अबाउट हिस्ट्री, कि ये जो इवेंट है ये हमें हिस्ट्री के बारे में क्या बताता है। इसका कंसर्न, ओल्ड हिस्टोरिसिज्म का कंसर्न सिर्फ और सिर्फ उस नॉलेज तक था कि इवेंट क्या हुआ था और उस इवेंट के बारे में हमें क्या बताता है ये टेक्स्ट, बस दैट्स ऑल। आमतौर पर हम जब किसी टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं तो हम इसी तरीके से ही करते हैं कि सोलली हमने फॉर एग्जांपल अ टेल ऑफ टू सिटीज़ पढ़ा, चार्ल्स डिकन्स का फेमस नॉवल, जो कि बेस करता है फ्रेंच रेवोल्यूशन पर। तो हमने जनरली देखा कि इवेंट क्या हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है जी, 1789 को हुआ था, क्लासिकल एज के एंड पे। और इस टेक्स्ट में उस फ्रेंच रेवोल्यूशन को कैसे पोर्ट्रे किया गया है, हम जनरली ये देखते हैं। लेकिन इसके बाद न्यू हिस्टोरिसिज्म आया जो कि 1980s में स्टार्ट हुआ, और ये एक रिएक्शन था अगेंस्ट फॉर्मलिज्म और वो सारी लिंग्विस्टिक थेरीज के अगेंस्ट एक रिएक्शन था। न्यू क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन, इन सब के अगेंस्ट ये एक रिएक्शन था, क्योंकि वो सब थेरीज थी लिंग्विस्टिक थेरीज, सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस करने वाली। तो इस थेरी ने, न्यू हिस्टोरिसिज्म ने, हिस्ट्री को थोड़ा सा इंक्लूड किया। अब इसके जो मेजर फोकसेस थे वो थे ऑथर के पर्सपेक्टिव पे। अब न्यू हिस्टोरिसिज्म का अगर मैं जनरल आइडिया आपको बताता चलूँ तो वो ये था कि अगर आपने एक टेक्स्ट को एनालाइज करना है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसके ऑथर को पढ़ें, आप उस एज के बारे में पढ़ें, फिर जो इवेंट हुआ है उस इवेंट को ऑथर कैसे देखता है आप वो पढ़ें। और वो कैसे हम पढ़ सकते हैं, ऑथर की बायोग्राफी डिटेल में पढ़ के, उसके पॉलिटिकल बिलीव्स, उसकी आइडियोलॉजीज़ और उसके आइडियाज़ जो हैं उन सब को पढ़ेंगे हम। फिर हमें पता लगेगा कि ऑथर ने किस तरीके से इस इवेंट को परसीव किया और किस तरीके से अपने टेक्स्ट के अंदर उसने हमें बताया। तो ये एक बेस्ट वे हो सकता है मीनिंग के क्लोज पहुंचने का, असल मीनिंग के क्लोज पहुंचने का। तो ये मेन क्रक्स था न्यू हिस्टोरिसिज्म का। तो इसमें सबसे पहले ऑथर के पर्सपेक्टिव पे फोकस किया जाता है और कहा यह जाता है कि हिस्ट्री इज़ सब्जेक्टिव। ये सबसे बड़ा पॉइंट है इस न्यू हिस्टोरिसिज्म का, कि हिस्ट्री सब्जेक्टिव कैसे है। अगर हमारे तक हिस्ट्री को पहुंची है, फॉर एग्जांपल अगर हम तक हिस्ट्री पहुंची एंग्लो सैक्सन एज की, कैसे पहुंची, वेनरेबल बीड ने एक बुक लिखी थी, एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। अब उसके बाद हम तक, हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, माइकल अलेक्जेंडर की एक बुक है, उसके बाद बी आर मुलिक की एक बुक है, और उसके अलावा डेविड डेशिस की एक बुक है,
जे लॉन्ग की एक बुक है। इन बुक्स को पढ़ के हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल्स भी अपलोडेड है, चैनल्स पे वीडियोस भी अपलोडेड है हिस्ट्री के रिलेटेड, हम वहाँ से पढ़ते हैं हिस्ट्री। तो इन लोगों ने भी पहले कहीं से पढ़ी है हिस्ट्री, तो असल हिस्ट्री हमें नहीं पता, असल जगह पर हमें नहीं पता कि हुआ क्या था, इंसिडेंट क्या क्या था। हमें सिर्फ वो पता है जो लोगों ने अपने अपने पर्सपेक्टिव से बताया है हमें। तो इसलिए कहा गया है कि हिस्ट्री इज़ सब्जेक्टिव। तो ये बात तो हमने रख ली माइंड में कि जाहिर सी बात है, अगर हिस्ट्री सब्जेक्टिव है तो हम रैंडमली एक टेक्स्ट को पढ़कर रैंडमली किसी और बंदे का पर्सपेक्टिव पढ़कर उस रेवोल्यूशन के बारे में या उस पॉलिटिकल इवेंट के बारे में जिस पर वो टेक्स्ट बेस करता है, हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं दोनों को। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अभी आपको कहा अ टेल ऑफ टू सिटीज़ नॉवल बाय चार्ल्स डिकन्स, हम उसको पढ़ें उसके टेक्स्ट को और किसी और हिस्टोरियन या किसी और चैनल से या किसी और बुक से फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ के हम उन दोनों को कंपेयर करके बता दें जी ये इसका मतलब था। ये वो तरीका है जो हम करते हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री जब है ही खुद अपने आप में गलत, सब्जेक्टिव है, एक चीज़ हम तक बदल के आ रही है, लोगों ने अपने पर्सपेक्टिव से बताया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल 1947 की जो पार्टीशन थी, अब उस पार्टीशन में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत सफ़र किया, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया, सख्तियाँ बर्दाश्त की, हार्डशिप से गुजरे हैं। अब कुछ लोग वो थे जो बड़ी शान से इधर उधर चले गए या अपनी जगहों पर बैठे रहे, तो उन्होंने तो वो हार्डशिप्स बर्दाश्त ही नहीं की। तो एक हार्डशिप बर्दाश्त करने वाला बंदा जब हिस्ट्री लिखेगा और अंदाज से लिखेगा, तो एक वो बंदा जो बड़ी शान व शौकत के साथ उसने जाकर वो सेटल हो गया दूसरे मुल्क में, तो उसने किसी और पर्सपेक्टिव से बतानी है आपको हिस्ट्री। तो हिस्ट्री इसीलिए सब्जेक्टिव है कि हमें एग्जैक्ट हिस्ट्री के बारे में नहीं पता। तो टेक्स्ट को उठाकर ए टेल ऑफ टू सिटीज़ के किसी और बंदे की बताई हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ के हम कैसे दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ये कहता है न्यू हिस्टोरिसिज्म। तो इसलिए वो कहते हैं हिस्ट्री सब्जेक्टिव है, तो बेस्ट तरीका ये है कि उस ऑथर के क्या पर्सपेक्टिव थे उस इवेंट के अकॉर्डिंग। चार्ल्स डिकन्स फ्रेंच रेवोल्यूशन को कैसे देखता है, हमें वो देखना पड़ेगा। हम उसके पॉलिटिकल बिलीव्स, वो किस पार्टी से बिलोंग करता था, किस पार्टी को सपोर्ट करता था, क्या क्या उसकी आइडियोलॉजीज़ थी, क्या आइडियाज़ थे पॉलिटिकल, उसकी थॉट्स क्या थी, उन सबको पढ़ेंगे तो फिर हम एग्जैक्ट मीनिंग तक पहुंच सकते हैं, या उसके करीब करीब तक एटलीस्ट लाजमी हम पहुंच सकते हैं। तो ये कहता है न्यू हिस्टोरिसिज्म। और उसके बाद ये कहता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और मॉडर्न रीडर्स अंडरस्टैंडिंग। अब ये वही बात कि एक तो हमने सबसे पहले एक टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए उसका बैकग्राउंड देखना है। अब बैकग्राउंड में जाकर उस एज के बारे में देखना है क्या क्या कुछ हो रहा था, या उससे पिछली एज के बारे में देखना है। उसके बाद ऑथर की लाइफ के बारे में देखना है, ऑथर के अपने पॉलिटिकल बिलीव्स, अपने पर्सनल थॉट्स और ये सारी चीज़ें हमने आइडियोलॉजीज उसकी देखनी है। उसके बाद आजकल के दौर के जो क्रिटिक्स हैं, बड़े क्रिटिक्स हैं, वो इस टेक्स्ट के बारे में क्या कहते हैं, इनको भी स्टडी करना है। मॉडर्न रीडर्स अंडरस्टैंडिंग या मॉडर्न क्रिटिक्स अंडरस्टैंडिंग वो क्या है, वो भी बतानी है। फिर हम अपना कोई ओपिनियन डेवलप करने के काबिल होंगे, क्योंकि कई दफ़ा ऐसी चीज़ होती है जो हम स्किप कर जाते हैं, तो वो दूसरे लोग अगर पिक कर रहे हैं तो हमें उनको पढ़ना चाहिए। और उसके बाद कल्चरल और सोशल कॉन्टेक्स्ट को फोकस करना चाहिए। कल्चर इन एक्शन, वही बात मैंने की हिस्ट्री इज सब्जेक्टिव के एक ही इवेंट डिफरेंट लोगों की बुक्स में जंप मारता हुआ डिफरेंट अंदाज में पहुंच गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन को सैकड़ों लोगों ने लिखा होगा अपनी राइटिंग्स में, अपनी बुक्स में, तो हर जगह पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंट तरीके से अडेप्ट होता आया, कुछ ना कुछ बदलता आया। तो इसीलिए वो कल्चर जो था वो जंप करके हर किसी की बुक में अलग अलग आ रहा है, तो इसीलिए कहा गया कल्चर इन एक्शन। एक बात जो 1000 साल पहले हुई है हम तक एग्जैक्टली सेम वो बात नहीं पहुंच सकती, बदल कर पहुंचेगी। तो उसके बाद वो कहता है कि टेक्स्ट इन्फ्लुएंसेस एंड इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल रियलिटी, कि टेक्स्ट जो है वो हिस्ट्री को इंस्पायर भी करता है, इन्फ्लुएंस भी करता है, और ख़ुद भी हिस्ट्री से इन्फ्लुएंस्ड है। और उसके बाद वो कहता है कि नॉट ओनली हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बट फैक्टर्स, सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं, उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जो एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब जिस तरह हमने ओल्ड हिस्टोरिसिज्म में देखा था, वो फोकस करता था दो क्वेश्चंस पे कि इवेंट क्या था। फ्रेंच रेवोल्यूशन थी 1789 में, बस ठीक है, इवेंट कैसे पोर्ट्रे किया गया, या ये टेक्स्ट कैसे बताता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, हम ये देखते हैं ओल्ड हिस्टोरिसिज्म के अकॉर्डिंग। न्यू हिस्टोरिसिज्म ने क्वेश्चंस को चेंज किया। हाउ हैज़ द इवेंट बीन इंटरप्रेटेड, कि ऑथर ने
चार्ल्स डिकन्स ने ए टेल ऑफ टू सिटीज़ का जो ऑथर है उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को खुद कैसे इंटरप्रेट किया, खुद कैसे परसीव किया, और वहाँ से आइडिया लेके अपनी राइटिंग के अंदर उसने कैसे उसको पुट किया है, क्योंकि हमें डिकन्स के अपने कॉन्सेप्ट्स को देखना पड़ेगा। और उसके बाद व्हाट डू द इंटरप्रिटेशंस टेल अस अबाउट इंटरप्रेटर्स, मतलब इस टेक्स्ट के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो इंटरप्रिटेशंस लगाई गई हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो वर्जन इसके अंदर लगाया गया है, वो हमें उस ऑथर के वर्जन के बारे में क्या बता रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमें फोकस करनी पड़ेंगी इन न्यू हिस्टोरिसिज्म। अब अगर ये न्यू हिस्टोरिसिज्म जो थ्योरी है इसको हमने अप्लाई करना हो लिटरेचर पर या किसी टेक्स्ट पर, तो उसके लिए हमें क्या क्या कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो रिसर्च करनी पड़ेगी, उन सब चीज़ों की रिसर्च जिनके बारे में मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। टेक्स्ट का बैकग्राउंड, एज का बैकग्राउंड, ऑथर की लाइफ कंप्लीट, उसके पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, उसके बिलीव्स, उसके थॉट्स, वो सब कुछ उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें फोकस करना पड़ेगा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी, और ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स ही थे जो टेक्स्ट के अंदर नहीं भी इंक्लूडेड, ऑथर की लाइफ और ये सारी चीज़ें। उसके बाद हिस्टोरिकल सेटिंग जो है, हिस्ट्री को डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा। मूवमेंट्स और आइडियोलॉजीज़ जो उस दौर की थी उनको उनकी बेस में जाना पड़ेगा, उनको फंडामेंटली हमें पढ़ना पड़ेगा। ऑथर के बैकग्राउंड को, उसके आइडियाज़, उसके पॉलिटिकल व्यूज़, इवेंट्स, इन सब को, ऑथर के टाइम को, मतलब उस एज को पढ़ना पड़ेगा, और मॉडर्न क्रिटिक्स के व्यूज़ को पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो हमारे पास इनफ नॉलेज होगी कि हम क्रिटिसाइज़ कर सकें, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकें किसी एक राइटिंग पर। अब एक टेक्स्ट के ऊपर अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि आपने इस टेक्स्ट को न्यू हिस्टोरिकली एनालाइज करें, तो आप क्या क्या देख सकते हैं उस टेक्स्ट के अंदर। सबसे पहले तो पावर। अब एक अगर जंग हुई है तो जाहिर सी बात है, अगर दो मुल्कों के दरमियान जंग हुई है, हमारे मुल्क का कोई बंदा अगर लिखेगा उसी जंग पे बेस करता है वो कोई नावल, तो वो हमारे मुल्क के फाइटर्स को सपोर्ट करेगा। दूसरे मुल्क का बंदा अगर लिखेगा कोई नावल सिमिलर टॉपिक पे, तो वो अपने मुल्क के लोगों को सपोर्ट करेगा। तो इसलिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑथर के मुताबिक इस इवेंट में, इस पॉलिटिकल इवेंट में या जैसा भी इवेंट है, इसमें ज़्यादा पावर किसके पास थी। फिर ही हम उस इवेंट की डेप्थ में जा सकते हैं। और उसके बाद कि ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर कल्चर और डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को किस तरीके से प्रेजेंट किया है ऑथर ने, और ये जानने के लिए हमें ऑथर की अपनी पर्सनल लाइफ, उसकी बायोग्राफी पढ़नी पड़ेगी। और इसमें वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, आइडियाज़ दैट आर डिज़ाइन टू चेंज ओपिनियंस और कॉजिंग कंट्रोवर्सीज, कि कई दफ़ा ऑथर्स जो हैं वो इवेंट्स को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके बता देते हैं, थोड़ा सा चेंज करके बता देते हैं, क्योंकि वर्क ऑफ फिक्शन है, फिक्शन में हमेशा मनगढ़ंत बातें होती हैं, तो कुछ रियलिटी भी उसके अंदर वो इंक्लूड कर देते हैं अपने उस टेक्स्ट के अंदर, ताकि असल हिस्ट्री को थोड़ा सा बदल दें। और उसके बाद बाइसनेस हम देखेंगे उस टेक्स्ट के अंदर क्या। अब फॉर एग्जांपल जो प्योरिटन एज में सिविल वॉर हुई, तो जॉन मिल्टन जो था पैराडाइज लॉस्ट जिसने लिखी थी, अब वो ओलिवर क्रॉमवेल का लैटिन सेक्रेटरी था। अब वो क्रॉमवेल के अगेंस्ट तो कभी भी नहीं जाएगा, तो जो भी राइटिंग लिखेगा उसमें अगर क्रॉमवेल का जिक्र है तो वो उसकी तरफ बाइसनेस दिखाएगा, अपना फेवरेटिज्म उसकी तरफ दिखाएगा। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा उस टेक्स्ट के अंदर कि क्या ये जो हमारा राइटर है इस नावल या ड्रामा का या इस राइटिंग का, क्या उसका रुझान थोड़ा सा इस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ तो नहीं है, किस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ उसका, या किस उस ख़ास इवेंट में किस चीज़ की तरफ उसका रुझान जा रहा है, उसकी बाइसनेस जा रही है। इन चीज़ों पर भी हमने फोकस करना है। इसके लिए हमें ऑथर के पर्सनल हिस्ट्री और उसके बिलीव्स को देखना पड़ेगा, और एट द एंड टेक्स्ट और हिस्टोरिकल रियलिटी का जो आपस में कनेक्शन है हमें उनको एनालाइज करना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जो न्यू हिस्टोरिसिज्म हमें बताती है, और उम्मीद है कि मैंने हर चीज़ बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दी। सो थैंक्स अ लॉट।